बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 12th फिजिक्स के लास्ट चैप्टर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़ने वाले हैं। ये पॉइंट्स बच्चों किसी भी एग्जाम के लिए, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे पहले के चैप्टर्स के एनसीईआरटी से पॉइंट्स टू पॉन्डर की प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। द एनर्जी बैंड्स ईसी और ईवी in the semiconductors are space delocalized, which means that these are not located in any specific place inside the solid. बच्चों, सेंटेंस का मीनिंग समझने पर से पहले हमें पता होना चाहिए एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, ईसी और ईवी क्या है, फिर हम इसे समझेंगे। किसी आइसोलेटेड एटम के लिए किसी इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स, इधर हम लिख रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी, ठीक है। यहाँ वाई एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी देख रहे हैं। तो ये n इज इक्वल टू 1 के लिए n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, ऐसे ये पास आते चले जाते हैं। और मीन्स ये n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5। ये आपने बच्चों एटम न्यूक्लियाई यूनिट में पढ़ ही लिया होगा। यहाँ है ये एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो एनर्जी लेवल्स आपको दिख रहे हैं, डिस्क्रीट हैं। ये कोई आइसोलेटेड एटम है, उसके लिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अलग अलग एनर्जी लेवल्स में मिलते हैं। लेकिन एक अकेला एटम तो होता नहीं है। जब ये एटम्स मिलके कोई सॉलिड बनाते हैं तो सॉलिड के अंदर तो ये एटम्स फिर बहुत पास पास हो जाएंगे। ऐसे ये एटम्स एक दूसरे से काफी क्लोज हैं। तो जब ये बहुत क्लोज होते हैं तो इन एनर्जी लेवल्स की बच्चों ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है ना। एक एटम के जो इलेक्ट्रॉन्स के एनर्जी लेवल हैं वो दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। तो अब एक एनर्जी लेवल ही कई एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब एक में ही कई ऐसे मल्टीपल एनर्जी लेवल्स बन जाते हैं, ये बहुत सारे। और इनको ही बोला जाता है एनर्जी बैंड्स। मीन्स ये जो स्प्लिट हो गए हैं एनर्जी लेवल्स, क्यों स्प्लिट हो गए हैं? क्योंकि ओवरलैपिंग हो गई है। किसी सॉलिड में बहुत सारे एटम्स होते हैं तो वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन अब किसी एक ही एटम से बाउंड नहीं होता, दूसरे एटम का भी उस पर इफेक्ट पड़ रहा होता है। तो ऐसे उनके एनर्जी लेवल्स ऐसे मल्टीपल एनर्जी लेवल्स में स्प्लिट हो जाते हैं। और एनर्जी लेवल की इस रेंज को, ग्रुपिंग को, इनको ही बोला जाता है एनर्जी बैंड, ठीक है। तो आपको एनर्जी बैंड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है ईसी और ईवी, इनको भी समझ लेते हैं। ईवी है बच्चों ये वैलेंस बैंड और ईसी है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड क्या है? इस बैंड में किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो एटम से बाउंड होते हैं, एटम को छोड़ के नहीं जाते, उससे बंधे हुए होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए। जैसे एटम एटम के बीच में बॉन्ड बनते हैं तो उसमें यही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं, वैलेंस बैंड वाले। जनरल कंडीशन में बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। तो आपको वैलेंस बैंड समझ में आ गया। किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के जो एनर्जी लेवल्स हैं उनकी रेंज होती है ये वैलेंस बैंड। अब कंडक्शन बैंड में बच्चों थोड़ा एनर्जी ज्यादा रहती है वैलेंस बैंड से। तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को जब कुछ एनर्जी मिल जाती है, कुछ एनर्जी गेन कर लेते हैं वो, तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। कंडक्शन बैंड में दे आर फ्री टू मूव इन द सॉलिड, वो सॉलिड में कहीं भी मूव कर सकते हैं। और यही इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड समझ में आ गया होगा बच्चों। तो अब देख लेते हैं सेंटेंस का मीनिंग। द एनर्जी बैंड्स ईसी और ईवी इन द सेमीकंडक्टर्स आर स्पेस डीलोकलाइज्ड, व्हिच मींस दैट these are not located in any specific place inside the solid। ये एनर्जी बैंड सेमीकंडक्टर में किसी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं होते कि बस यही होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं सारे एटम्स ही ये आपस में जुड़े हुए हैं, तो सभी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो इनके एनर्जी लेवल्स भी फिर इसी तरीके से अफेक्ट हो रहे हैं। तो ये पूरे सॉलिड में होते हैं, किसी एक फिक्स पोजीशन पर नहीं होते हैं, कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता इनका सॉलिड में। तो डीलोकलाइज का मतलब क्या है? कोई एक स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता इन एनर्जी बैंड्स का। द एनर्जीज आर ओवरऑल एवरेज। अब ये एनर्जी ओवरऑल एवरेज है, इसका मतलब है कि किसी एक इलेक्ट्रॉन के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो सभी एटम्स के इफेक्ट की वजह से हैं, कंबाइंड इफेक्ट है ये सभी एटम्स का। तो इसलिए ये एनर्जीज कैसी हैं? ओवरऑल एवरेज एनर्जीज हैं।
When you see a picture in which EC or EV are drawn as straight lines, then they should be respectively taken simply as the bottom of conduction band energy level and top of वैलेंस बैंड एनर्जी लेवल्स। इन एनर्जी बैंड्स के बेसिस पर ही कंडक्टर, इंसुलेटर्स और सेमीकंडक्टर को क्लासिफाई किया जाता है कि इनके एनर्जी बैंड्स किस तरीके के हैं। इन जनरल जैसे हम ड्रॉ करते हैं जब इनको, तो हम स्ट्रेट लाइन से अगर ड्रॉ कर रहे हैं तो नीचे होता है ये वैलेंस बैंड, ठीक है ना, ये फील्ड होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऊपर है ये कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड पहले ये एम्प्टी होता है। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जब एनर्जी गेन कर लेते हैं तो वो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। अब यहाँ क्या बताना है, यहाँ पर है कि जब हम ये ऐसे लाइन से ये ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कंडक्शन बैंड को, तो इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे ये मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं। तो जो सबसे ये नीचे की लाइन होगी कंडक्शन बैंड की, इसको हम लिखेंगे कि ये है EC। और इसी तरीके से ये वैलेंस बैंड में भी ऐसे ही मल्टीपल यहाँ पर एनर्जी लेवल्स हैं, तो इसमें जो ये टॉप की लाइन होगी इसको लिखेंगे EV। ये वैलेंस बैंड यहाँ तक है इसकी एनर्जी, और कंडक्शन बैंड की यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा बच्चों। यहाँ ये जो बीच में गैप है इसको हम फॉरबिडन गैप बोलते हैं, कि वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, इन्हीं एनर्जी बैंड डायग्राम्स की हेल्प से कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो जैसे अभी ये हमने डायग्राम बनाया है, वैलेंस बैंड है और ऊपर ये कंडक्शन बैंड है और बीच में ये एनर्जी गैप है जिसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। तो इस EG की वैल्यू कंडक्टर के लिए 0 होती है। 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मीन्स वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड की ओवरलैपिंग हो रही होती है। वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स इजीली कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। सेमीकंडक्टर्स के लिए ये वैल्यू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होती है। जो रेंज है 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक की होती है, तो वो सेमीकंडक्टर्स की कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर ये एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है तो फिर जो मटेरियल है वो इंसुलेटर होगा। इस तरीके से एनर्जी बैंड से इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर्स और कंडक्टर्स का क्लासिफिकेशन हो जाता है। तो बच्चों आपको ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट। इन एलिमेंटल सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन और जर्मेनियम, द N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स आर ऑब्टेन बाय इंट्रोड्यूसिंग डोपेंट एज डिफेक्ट। बच्चों प्योर फॉर्म में जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के कंडक्शन बैंड में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, मींस वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। रूम टेम्परेचर पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, लेकिन कंडक्टिविटी ये भी बहुत कम होती है। तो क्या किया जाता है कि इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड कर दी जाती है, कुछ डिफेक्ट ऐड कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं इंट्रोड्यूसिंग डोपेंट्स। तो कुछ इम्प्योरिटी ऐड करके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी इंक्रीज कर देते हैं, और तब इनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स 2 टाइप्स के होते हैं, N टाइप और P टाइप। N टाइप में बच्चों इलेक्ट्रॉन्स की एक्सेस होती है, मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होती है। और P टाइप में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बाय होल्स। होल्स क्या है कि जहां से इलेक्ट्रॉन चला गया वहां पर होल बन गया। तो P टाइप में होल्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और N टाइप में इलेक्ट्रॉन से। अब आगे देखते हैं। इन कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स द चेंज इन रिलेटिव स्टोइकियोमेट्रिक रेशो कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स। कोई भी कंपाउंड बनाया जाता है तो उसमें एलिमेंट्स को फिक्स रेशो में लेते हैं। तो ये जो फिक्स रेशो है एलिमेंट्स का, इसको ही स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बोलते हैं। तो चेंज इन रिलेटिव स्टोइकियो रेशो कैन ऑल्सो चेंज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी अगर रेशो चेंज कर दे। एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन आइडियल गैलियम आर्सेनाइड द रेशो ऑफ गैलियम एंड आर्सेनिक इज 1:1। तो एक कंपाउंड बना रहे हैं सेमीकंडक्टर का, गैलियम आर्सेनाइड, आपने नाम सुना होगा। तो इसमें गैलियम और आर्सेनिक 1:1 के रेशो में होते हैं। बट इन गैलियम रिच और आर्सेनिक रिच गैलियम आर्सेनाइड it could respectively be गैलियम 1.1, आर्सेनिक 0.9 और गैलियम 0.9, आर्सेनिक 1.1। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि जो आइडियल गैलियम आर्सेनाइड होता है उसमें इन दोनों का रेशो 1:1 होता है,
लेकिन जब गैलियम रिच बनाते हैं तो उसमें गैलियम इंक्रीज कर देते हैं। तो गैलियम की वैल्यू 1.1 होती है और आर्सेनिक थोड़ा कम 0.9 रखा जाता है। ऐसे ही जब आर्सेनिक रिच बनाया जाता है कंपाउंड तो उसमें गैलियम कम रखते हैं 0.9 और आर्सेनिक 1.1 रखते हैं। तो इस तरह से ये रेशो चेंज करके सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाती हैं कि एक में ये एन टाइप बन जाता है, दूसरे में ये पी टाइप बन जाता है। इन जनरल द प्रेजेंस ऑफ डिफेक्ट कंट्रोल द प्रॉपर्टीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स इन मैनी वेज। ये डिफेक्ट्स कंट्रोल करते हैं सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज को इन मैनी वेज, अलग अलग तरीके से। ये जो डिफेक्ट्स हैं या इम्प्योरिटीज हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करती हैं इन डिटरमाइनिंग द परफॉर्मेंस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। चाहे ये कंडक्टिविटी कंट्रोल करने की बात हो या फिर बैंड गैप को अफेक्ट करने की बात हो या फिर रिकॉम्बिनेशन रेट पे असर पड़ रहा हो, तो ये सब इम्प्योरिटीज चेंज करके कंट्रोल किया जा सकता है। ये इम्प्योरिटीज को चेंज करके ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को भी चेंज किया जा सकता है। जैसे कि कोई सेमीकंडक्टर कितनी लाइट एब्जॉर्ब करेगा, एमिट करेगा एलईडी में या सोलर सेल में, तो वो भी इम्प्योरिटी लेवल के चेंज होने से चेंज हो जाता है। दीज आर ओनली 2 पॉइंट्स, लेकिन इनको काफी डिटेल में हमने समझ लिया है, एक एक वर्ड का मीनिंग अलग से समझ लिया है। फिर भी आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।